हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे बोनस और राइट शेयर के बारे में। देखिए, अकाउंटिंग इनकी बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है इनका कि कहाँ से इसको इश्यू किया जा सकता है, शेयर होल्डर की वेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा है। इस वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में इसमें। बाकी है बहुत आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अपन आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट शेयर। बोनस शेयर के लिए सेक्शन लगता है 63, राइट शेयर को डील करता है सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए, समझिएगा, पहली बात तो बोनस शेयर से पहले तो ये समझते हैं बोनस शेयर से क्या शेयर होल्डर की वेल्थ पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और उस कंपनी ने 1:1 जो है वो क्या किया, बोनस शेयर दिया, मतलब 1:1, मतलब एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस इश्यू किया। तो क्या उस दिन आपको घर के अंदर जश्न मनाना चाहिए? क्या आपको शैंपेन खोलनी चाहिए क्या? पहले तो इसके बारे में जानेंगे, फिर बात करेंगे कि जो कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है वो कब कब बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। फिर हम बात करेंगे अगर वो इश्यू करती है तो उस केस में अकाउंटिंग क्या होगी। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर सर राइट शेयर के अंदर बस यही राइट शेयर के अंदर देखेंगे कि अगर राइट शेयर इश्यू होता है तो शेयर होल्डर को खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, मतलब क्या उसकी वेल्थ में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होगा या नहीं होगा। फिर हम देखेंगे कि राइट शेयर जो कैसे इश्यू होते हैं और वगैरह वगैरह, सारा जो है उसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या चीज़ें, सब वगैरह वगैरह सब कुछ जो दे रखा है वो, और लास्ट में उसकी अकाउंटिंग जो वो देखेंगे। क्लियर है सर? क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए सेक्शन 63 पे, इसके जो मेन टेबल है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा मैं अपनी साइज छोटा कर देता हूँ। ये लो, बोनस शेयर सेक्शन 63। ये एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये एक टीम सी लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसके पास मान लीजिए एसेट जो है वो 4 लाख की है डॉलर। इक्विटी शेयर कैपिटल इनके 10,000 ऑफ 10 ईच के हिसाब से 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस इनके 2 लाख और सन्ड्री लाइबिलिटी जो 1 लाख। ये 4 लाख की इनकी टोटल जो है वो एसेट और टोटल लाइबिलिटी का बैलेंस है। अब ध्यान से समझिएगा, एक शेयर की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की वैल्यू क्या है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल किसकी? सर शेयर होल्डर की। रिजर्व एंड सरप्लस किसके? शेयर होल्डर के। तो मतलब टोटल कितने हो गए? 1 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या? ये कमा लिया जो शेयर होल्डर को बांट देना चाहिए था, लेकिन शेयर होल्डर को बांटा नहीं गया, कंपनी में रोक के रखा गया। तो टोटल कंपनी में 3 लाख रुपए जो है वो किससे रिलेटेड है? शेयर होल्डर से रिलेटेड है। और डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हो गया? 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 30 रुपए, है ना? क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई कंपनी के पास टोटल एसेट जो वो कितने की? 4 लाख की, जिसमें से 1 लाख की लाइबिलिटी है जो वो चली जाएगी, तो बाकी बचेंगे 3 लाख, जो बटेंगे कितने में? 10,000 शेयर के अंदर। तो हर शेयर पे कितना रुपया आएगा? 10 रुपये। अब कंपनी ने क्या किया, ये जो 10,000 शेयर है इनके ऊपर 1:1 के हिसाब से क्या कर दिया इन्होंने? बोनस दे दिया। इसके हिसाब से बोनस दे दिया। अब समझिए अभी सिचुएशन क्या हुई। सर क्या हुई सिचुएशन? अब नंबर ऑफ शेयर जो वो कितने हो गए? 1:1, मतलब एक शेयर पे एक शेयर इन्होंने क्या कर दिया? बोनस दे दिया। तो अभी कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर? कितने? 20,000। नंबर ऑफ शेयर जो कितने हो गए? 20,000। अब भी अगर बात करें टोटल एसेट कितनी की कंपनी की? 4 लाख, जिसमें से 1 लाख की लाइबिलिटी जाएगी, डिवाइडेड बाय, अब कितने शेयर हो गए टोटल? 20,000। तो हर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 15 रुपये। हाँ सर, पहले 30 रुपये थी, 15 रुपये। सर शेयर की वैल्यू में कमी आ गई। नहीं भाई, कमी नहीं है।
जिसके पास पहले एक शेयर था उसके पास अब शेयर कितने हो गए? 2। पहले एक शेयर था वो कितने का था? 30 रुपए का था, और अब 2 शेयर जो वो कितने के हो गए? 15 के। तो टोटल पहले भी कितने थे? 30 रुपए इसके पास वैल्यू थी, और अब भी 30 रुपए वैल्यू। सर मतलब बोनस शेयर से कोई फायदा नहीं हुआ शेयर होल्डर को, क्या आप ये कहना चाहते हैं? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ सर, पक्का पक्का मैं ये कहना चाहता हूँ सर। ऐसा का है, समझिएगा, अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर है ना, इनका पैसा कितना? ये 3 लाख है। इनका पैसा जो है वो 3 लाख। बोनस इश्यू किया इसका मतलब क्या हुआ? सर बोनस इश्यू किया इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, इसके अंदर क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा जो वो कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा और शेयर कैपिटल है जो ज्यादा जाएगा। शेयर होल्डर की वेल्थ कब बढ़ेगी? जब कंपनी में कुछ नया पैसा आएगा और शेयर न जा रहे हो, तो उस केस के अंदर, मतलब कुछ मुनाफा कमाए, तो उस केस के अंदर जो शेयर की वैल्यू जो बढ़ेगी। यहाँ पर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं। तो बोनस क्या है? बोनस को कई जगह क्या कहा जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। सर ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, कुछ भी नहीं होता है बोनस के अंदर। बोनस के अंदर सिर्फ इतना किया जाता है कि जो आपके रिजर्व का बैलेंस है ना, उसको कैपिटलाइज करते हैं। मतलब जैसे आपने बोनस इश्यू किया 1:1, मतलब 1 लाख पे 1 लाख का, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? आपकी कैपिटल जो वो कितने की दिखेगी? 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख की, और ये कितने की दिखेगी? इसमें से 1 लाख है जो चला जाएगा, मतलब ये 1 लाख की दिखेगी और ये 2 लाख की दिखेगी। अल्टीमेटली कंपनी के पास कुछ भी नया हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस नंबर ऑफ शेयर है जो इंक्रीज हुई। समझ पा रहे हो सर? थोड़ा सा एक बार और ज्यादा एलोबरेट कीजिए। मान लीजिए इस घर के अंदर क्या है? 10 किलो सोना है। मान लीजिए इस घर के अंदर 10 किलो सोना है, और अपन ने क्या किया? 5 लोग थे, तो पांचों को एक एक कागज जो वो पकड़ाया। 5 लोगों को एक एक कागज पकड़ाया। उनको कहा कि आना, और ये कागज जब भी दिखोगे तो इसका 5वां हिस्सा तुम्हारा, मतलब 10 किलो में से क्या हुआ? 2 किलो सोना तुम्हारा। क्लियर है? समझ पा रहे बात? ठीक है सर। 10 kg सोना पड़ा है घर के अंदर। इस घर के अंदर 5 लोग हैं, पांचों को क्या किया? एक एक कागज दिया कि जब भी आओगे तब तुम्हारा 1/5 हिस्सा तुम लेके जाना, ये कागज तुम सो करके, मतलब 2 किलो सोना लेके चल जाना। एक दिन बुलाया उन पांचों को और उनको कहा कि तुम्हें हम बोनस देंगे, एक एक कागज के ऊपर एक एक कागज और देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ कागज कितने हो गए? 10। कागज के टुकड़े कितने हो गए? 10। अब जिसके पास पहले एक कागज का टुकड़ा था उसके पास अब 2 हुआ। तो यूं देखने में कागज के टुकड़े तो बड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली सोना कितना है? वही 10 kg। तो अब एक कागज का टुकड़ा कितने की वैल्यू रखता है? 1/10 की। तो अब मतलब एक कागज के टुकड़े पे कितना मिलेगा? 1 किलो। तो मतलब पहले जिसके पास एक कागज का टुकड़ा था जो 2 किलो रिप्रेजेंट करता था सोना, अब 2 कागज के टुकड़े 1-1 किलो के हिसाब से भी कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 kg सोना। समझ पा रहे हैं? तो शेयर जो है वो बढ़ रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं, बाकी अल्टीमेटली वेल्थ नहीं बढ़ रही है। अल्टीमेटली जब सोना बढ़ेगा तभी जाके है जो उनको कुछ उनकी वैल्यू है जो इंक्रीज हो। समझ पा रहे हो सर? क्या मार्केट वैल्यू में चेंज आ सकता है? मार्केट वैल्यू में चेंज आ सकता है। वो क्या रहता है? वो पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे रहता है। समझ पा रहे हो? बहुत रेयर केस है, क्योंकि आज के टाइम में सारे समझते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसके अंदर चेंज आए, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे रहता है। जैसे कुछ चीजें उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई जो वो कम है, तो अपने आप से उसकी प्राइस जो वो इंक्रीज हो जाएगी। वो सारा सिस्टम चलता है। तो बोनस से शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ने लायक है, ये चीजें देख लीजिए। बोनस शेयर और स्क्रिप्ट इश्यू सेक्शन इसके बारे में बात करता है 63। सेक्शन 63 deals with the issue of bonus share. According to subsection 1 of 63, a company may issue fully paid bonus share to its member in any manner whatsoever out of, बहुत ध्यान से समझिएगा, बोनस शेयर किससे इश्यू किए जा सकते हैं? इसके फ्री रिजर्व से, इसके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, और इसके सीआरआर से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सर सीआरआर क्या होता है? देखिए, जब आप कैपिटल को कम करते हैं ना, जब भी कैपिटल को कम करते हैं, कैपिटल कौन सी? इक्विटी कैपिटल भी कम कर सकते हैं, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर भी कम कर सकते हैं। इक्विटी कैपिटल कम कैसे करते हैं? बाय बैक करके। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम कैसे करते हैं? रिडम्पशन करके। जब भी इक्विटी कैपिटल कम की जाएगी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम किया जाएगा, तो वहां पर क्या किया जाएगा? उस केस के अंदर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं।
आगे अपन देखेंगे उसको। दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो उतने की क्या कीजिए नई कैपिटल ले आइए, या फिर रिजर्व से कर सकते हो। और जब रिजर्व से करते हो तो वहां पर क्या किया जाता है, सीआरआर जो है वो क्रिएट किया जाता है। और सीआरआर का सिर्फ और सिर्फ एक यूज है, वो क्या है, बोनस शेयर। सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज किया जा सकता है, बोनस शेयर। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपके घर से जब आप निकल रहे थे तब आपके पिताजी ने आपको क्या किया, दोनों जेब थी, दोनों जेबों में इसके अंदर 10,000 रुपये दिए, इसके अंदर 5,000 रुपये दिए। उन्होंने कहा कि ये जो 10,000 है इससे तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, कोचिंग की फीस भर सकते हो और खाना खा सकते हो, और ये 5,000 तुम मजे कर सकते हो, जो चाहो वो करो। क्लियर है। अब आप खाना खाने जाओगे तो उस केस के अंदर कहाँ से पैसा यूज करना पसंद करोगे, इन 10,000 से या इन 5,000 से? सर जाहिर सी बात है इस 10,000 से। क्यों? क्योंकि इसका यूज जो वो रेस्ट्रिक्टेड है, इसका यूज जो वो रेस्ट्रिक्टेड है, कि यही यूज हो सकता है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर वापस सिर्फ कोचिंग के अंदर ही यूज होगा, पढ़ाई से रिलेटेड ही यूज होगा, बुक से रिलेटेड ही यूज होगा, मजे में तो ये यूज होगा नहीं। अगर खाने के वक्त अगर ये फ्री वाला पैसा जो वो ये यूज कर लिया, जो फ्री जिसको कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको अगर यूज किया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारे लिए मजे के लिए पैसा कम बचेगा। समझ पा रहे हो? तो जब हम खाना खाने जाएंगे तो इस वाले पैसे में से जो अमाउंट है वो यूज करेंगे। वैसा वैसा सीआरआर जो है इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज है, सीआरआर जो है इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज है। तो जब भी बोनस इश्यू करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीआरआर को यूज करते हैं। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का भी लिमिटेड यूज है। और फ्री रिजर्व सबसे लास्ट में यूज करते हैं। क्या सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा सेट करके रखना? नहीं, जो समझदार होगा कंपनी वो ये करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करो, आप चाहो तो पहले फ्री रिजर्व भी यूज कर सकते हो। बाकी ये ऐसा करना चाहिए, सबसे पहले सीआरआर को यूज करें, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करें, फिर फ्री रिजर्व को। क्यों? क्योंकि सीआरआर इसके अलावा कहीं और यूज होगा नहीं, तो अल्टीमेटली आपके बुक के अंदर पड़ा रहेगा। तो आज मौका मिला है तो इसे निपटा ही डालो। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज हो सकता है, जो हमने देखा भी था, तो इसके भी लिमिटेड यूज है। सीआरआर जब यूज हो जाए उसके बाद भी अगर आपको जरूरत पड़े तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कीजिए, फिर फ्री रिजर्व यूज कीजिए, क्योंकि फ्री रिजर्व तो वैसे ही फ्री है, उसको तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो बोनस इशू शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। मतलब कि रिवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल नहीं होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व ना 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 ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व मना कर रखा है। क्यों? रिवैल्यूएशन रिजर्व हर जगह ही मना कर रखा है, क्योंकि इसको एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज नहीं माना जाता। ये आप वैल्यूएशन इंक्रीज करके इसका करते हो तो इसको हमेशा अलग ही रखा जाता है, इसको कहीं यूज करने का मना कर रखा है। Subsection 2 of Section 63 provides that no company shall capitalize its profit or reserve for the purpose of issuing fully paid bonus share under Section 1 unless, वो कह रहे हैं बोनस इश्यू करने के लिए आपको क्या करना होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए आर्टिकल के द्वारा। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड हैज बीन ऑथोराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। एक तो ऑथोराइज कहाँ से करो, आर्टिकल से, बोर्ड से, जनरल मीटिंग से, बोर्ड से सॉरी रिकमेंडेशन, बोर्ड रिकमेंड करेगा, जनरल मीटिंग जो वो उसको ऑथोराइज करेगा। एज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ, और उन्होंने पैसा देने वगैरह में, एक तरफ तो आप जहाँ से लोन वगैरह ले रखे, डिपॉजिट ले रखे, वहाँ पैसा उनका ब्याज नहीं भर रहे हैं, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि बोनस शेयर इशू करें, तो वहाँ उनको मना कर रखा है। एज नॉट डिफॉल्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूज, कोई सरकार का पैसा, कोई भी कानूनी पैसा जो है वो आपका बाकी नहीं है, ग्रेचुइटी सॉरी एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑफ द एम्प्लॉयज, ग्रेचुइटी वगैरह उनसे रिलेटेड, और पार्टली पेड शेयर इफ आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड। अगर कोई पार्टली पेड है तो पहले उनको फुल्ली पेड बनाइए, फिर आप बोनस जो वो इश्यू कर सकते हो। फ्री रिजर्व की डेफिनेशन दे रखी है एज पर सेक्शन 243 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फ्री रिजर्व मीन्स सच रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड प्रोवाइडेड, कि जिससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वो फ्री रिजर्व। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट जो भी है वो कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होंगे। एनी चेंज इन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज वगैरह वगैरह जो भी किया आपने एज वैल्यूएशन चेंज की वजह से कुछ भी क्रिएट किया वो भी यहाँ नहीं आएगा। सेल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। समझ पा रहे हो? बहुत आसान सी डेफिनेशन दी क्या, कि फ्री रिजर्व वो है जो फ्री है, जिससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, समझिएगा।
अगर आप इश्यू कर रहे हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, उनके लिए ड्यू करना होगा। ड्यू कैसे करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक मिनट सिक्योरिटी, हाँ सही है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद में फ्री रिजर्व मतलब जो भी जनरल रिजर्व P&L है अकाउंट डेबिट टू बोनस फॉर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जो भी है उनके लिए बोनस शेयर इशू किया। नॉर्मल इक्विटी शेयर के लिए करते हैं, इस वजह से इक्विटी ही होता है, तो इसको इक्विटी लिख देते हैं। और फिर बोनस फॉर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस अकाउंटिंग एंट्री खत्म। समझ पा रहे हो, ये हो गया आपका अकाउंटिंग। अगर आपके पास पार्टली पेड शेयर है तो क्या कहा गया, बोनस शेयर तभी इश्यू होगा जब फुल्ली पेड होंगे। तो पार्टली पेड अगर है तो उस केस के अंदर पहले पार्टली पेड को आपको क्या करना होगा, फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना होगा। वो पैसा मंगवा के भी कर सकते हो और आप रिजर्व वगैरह से भी कर सकते हो। कैसे, ऑन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर पार्टली पेड से फुल्ली पेड के अंदर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक चीज यहाँ समझिएगा, देखो फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करने के लिए आप CRR का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री रिजर्व का कर सकते हैं। लेकिन पार्टली पेड को अगर फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है तो CRR को यूज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हाँ जी क्या करोगे, फ्री रिजर्व जो भी है टू बोनस फॉर शेयर होल्डर, और उसके बाद में फाइनल कॉल ड्यू करने की इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। फिर क्या कर दोगे, नॉर्मली क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है, पैसा आता है तो, लेकिन यहाँ बैंक नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बोनस फॉर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्लियर है यहाँ तक का, सर एक बार वापस समझा दीजिए। देखो ड्यू किया, तब आपने क्या किया, फ्री रिजर्व जो भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम CRR यूज नहीं कर सकते, फ्री रिजर्व टू जो भी है इक्विटी शेयर होल्डर या उनके लिए बोनस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मान लीजिए, इक्विटी को दे रहे तो। और फिर आपने क्या कर दिया, फाइनल कॉल ड्यू किया, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉर्मली ड्यू की। और जब रिसीव होता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन यहाँ रिसीव जो नहीं हो रहा है उसकी जगह हम बोनस जो उसी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बोनस फॉर जो भी शेयर होल्डर है टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ किस किस का इस्तेमाल हो सकता है। अब बात करते हैं राइट शेयर की। अब समझिएगा राइट शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, समझिएगा पहले। सपोज क्या है, कल को टीम सी लिमिटेड के अंदर फंड की जरूरत है, तो उस केस के अंदर टीम सी लिमिटेड ने क्या किया, उसके मान लीजिए अभी हम 3 मेंबर हैं, क्लियर है, और उन्होंने क्या किया, शेयर जो वो पब्लिक में इश्यू किए, और पब्लिक में इश्यू करके
उनको शेयर दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक जो हम 3 लोग मालिक थे, कल को इसके मालिक जो मान लो 2 लोगों ने शेयर लिए तो 5 लोग मालिक हो गए। तो उस केस में हमारा टीम सी लिमिटेड को क्या कहेंगे हम? सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नालायक, अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो उस केस के अंदर तुम हमें बोल देते, हम कौन सा मना कर रहे थे। समझ पा रहे बात? तुमने किसी नए मेंबर को क्यों लेके आए, किसी को नए को मालिक क्यों बनाया? जाहिर सी बात, समझ पा रहे बात? तो कंपनी के अंदर जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनका भी एक ही तर्क होता होगा। हाँ जी सर, तर्क तो उनका ये कही होता होगा, मतलब कि कंपनी नए अगर शेयर इशू करें तो उस केस के अंदर नए शेयर इशू करना मतलब नए मेंबर लेके आना, और नए मेंबर लाना इसका मतलब डाइल्यूशन होना पावर के अंदर। समझ पा रहे बात? भाई आज हम 3 लोगों के पास शेयर है, मतलब हम 3 लोग कंपनी के मालिक, कल 5 लोगों के पास है, मतलब आज मेरे पास 33.33% कंपनी का पावर है, कल को मेरे पास 5 हो गए तो मेरे पास 20% ही रहेगा। समझ पा रहे बात? तो उस केस के अंदर क्या कहा गया कि जब भी कंपनी नए शेयर इश्यू करे तो एक बार तुम क्या करना, एग्जिस्टिंग से पूछ लेना कि क्या वो पैसा देने के लिए तैयार है। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उस केस के अंदर नए के पास जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैसा देने के लिए तैयार है तो क्यों नए लोगों को मालिक बनाया जाए, क्यों उन बेचारों के साथ उनका जो पावर है वो डाइल्यूट किया जाए। समझ पा रहे बात? और ये कि ये चीजें कंपनीज एक्ट ने समझी हुई। तो कंपनीज एक्ट ने लिखा कि जब भी कंपनी नए शेयर को इश्यू करे उससे पहले एक बार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास चली जाए और उनसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, क्या तुझे ये निकाह कबूल है, मतलब क्या तू अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है? अगर उतना ही प्यार करता है तो उस केस के अंदर क्या अभी भी पैसा लगाने के लिए तैयार है? उसने कहा हाँ, अभी भी पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? राइट शेयर। क्लियर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम अमाउंट पे भी ट्रांसफर किया शेयर जो वो इश्यू किया जा सकता है, क्योंकि अपना ही है। समझ पा रहे बात? ये शुरू से हम हमारे से जुड़ा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब अभी वो एग्जिस्टिंग मेंबर है तो उसको हम कम वैल्यू पे भी शेयर जो वो इश्यू कर सकते हैं। सर कम वैल्यू पे कैसे? जैसे कंपनी के शेयर की वैल्यू जो वो 21 रुपीज है और एग्जिस्टिंग को उन्होंने 15 रुपये पे इशू किया। अच्छा हाँ सर, ऐसा किया तो शेयर होल्डर को फायदा होगा ना? देखेंगे। समझ पा रहे हो? देखेंगे कि शेयर होल्डर को फायदा होता है या नहीं होता है। तो ये है राइट शेयर का कॉन्सेप्ट। ये है एक टीम सी लिमिटेड, ये इसकी वही फिक्स एसेट 4 लाख की, ये इक्विटी शेयर इसके, और ये रिजर्व एंड सरप्लस, और ये इसकी लाइबिलिटी, और ये इसका 4 लाख की टोटल दोनों साइड। बिफोर राइट क्या है? टोटल कितने हो गए? 1 लाख प्लस 2 लाख। देखिए इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना होगा आपको। हम्म, जी बिफोर वाला जो 30 कर दिया और ये 20 कर दिया, तो बिफोर राइट क्या था कि भाई 2 लाख और 1 लाख, टोटल 3 लाख रुपए जो है वो शेयर होल्डर के, सॉरी 2 लाख और 1 लाख, 1 लाख की कैपिटल और 2 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल 3 लाख रुपए जो 10,000 में बटेंगे, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी? 30 रुपये। एक्चुअली ये बुक वैल्यू से नहीं लिया जाता है, मार्केट वैल्यू से लिया जाता है। एक बार मैं समझाने के लिए आपको बुक वैल्यू से समझा रहा हूँ, मार्केट वैल्यू से लिया जाता है। बुक वैल्यू समझाने के लिए लिए। ओके ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन्होंने क्या किया, टीम सी लिमिटेड इशू 1 राइट शेयर फॉर ईच शेयर एट 20 पर शेयर, मार्केट वैल्यू जस्ट बिफोर राइट वॉज 30 रुपीज थी। उन्होंने क्या किया, एक राइट शेयर दिया हर एक शेयर पे, जो कितने पे दिया? 20 रुपये पे। अब समझिएगा, कंपनी के पास अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 10,000 पहले थे, और मान लीजिए 10,000 के 10,000 ने सब्सक्राइब किया तो कितने हो गए? 20,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे टोटल? 20,000। क्लियर है? जब आप 10,000 शेयर इशू करोगे, जब आप 10,000 शेयर इशू करोगे 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो उस केस के अंदर क्या होगा? आपके पास पैसा आएगा। समझ पा रहे बात? तो आपकी एसेट्स जो है वो अभी कितने की है? 4 लाख की है। इसमें कैश आएगा कितना?
10,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2 लाख रुपए। कितना हो गया? 4 और 2 6 लाख रुपए। कितना हो गया? 6 लाख रुपए। लाइबिलिटी में कोई चेंज आया क्या? नहीं, लाइबिलिटी वही 1 लाख की 1 लाख। रिजर्व में कोई चेंज आया क्या? नहीं, रिजर्व वही 2 लाख का 2 लाख। कैपिटल कितनी हो जाएगी? कैपिटल पहले जो थी वो कितनी थी? 1 लाख थी, और अभी आपने नई इश्यू हो गई कितने की? 2 लाख की। तो ये कितने की हो गई? 3 लाख। क्लियर है? ठीक है सर। अब इस केस के अंदर देखिए, अब शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 लाख प्लस 2 लाख, कितना टोटल? 5 लाख रुपए, जो कितनों में बटेंगे? 10,000 प्लस 10,000 शेयर पहले से थे, 10,000 और इश्यू किए 20,000 में, तो टोटल 5 लाख रुपए जो बटेंगे कितने में? 20,000 में। मतलब पर शेयर वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो ये हो गया 5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 25 रुपये। अब समझिएगा, शेयर होल्डर को क्या फर्क पड़ेगा राइट शेयर से? एक पेज ले लेते हैं। हाँ जी, देखो, शेयर होल्डर का बिफोर राइट जो था वो प्राइस क्या थी? शेयर की वैल्यू क्या थी? 30 रुपीज। कितने? 30 रुपीज। आफ्टर राइट क्या हो गया? कितने प्राइस हो गए? 25 रुपीज। सर इसको तो नुकसान हुआ। सर इसको तो नुकसान हुआ, समझिएगा। मान लीजिए ये एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ए। कौन है? शेयर होल्डर ए। और इसके पास मान लीजिए एक शेयर था। तो बिफोर में इसकी क्या सिचुएशन थी? एक शेयर था जिसकी वैल्यू कितनी थी? 30 रुपीज थी। आफ्टर में क्या होगा? इसके पास एक शेयर की जगह कितने हो जाएंगे? एक शेयर ये और एक शेयर इस पे राइट वाला, तो टोटल इसके पास शेयर कितने हो जाएंगे? 2 शेयर। कितना हो जाएंगे? 2 शेयर। हाँ सर ठीक है। 2 शेयर की वैल्यू कितनी है अब सर? सर 2 शेयर की वैल्यू एक की कितने की हो गई? अब 25 की। तो 2 शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपये। सर पहले ये 30 रुपये का मालिक था, अब 50 रुपये का मालिक। सर इसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, इसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। लेकिन 50 रुपये होने के लिए इसने 20 रुपये का भुगतान किया क्या? सर राइट शेयर में 20 रुपये का, हाँ राइट शेयर खरीदा 20 रुपये का, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 30 रुपये की 30 रुपये। सर मतलब ये क्या हुआ? ये सेम वैसा वैसा कैसे हो गया? देखो, वो राइट शेयर के अंदर क्या है? कुछ कंपोनेंट है बोनस का। मतलब सर समझिएगा, 30 रुपये का शेयर है, 30 रुपये में इश्यू करना चाहिए था, सही तरीका था। 30 रुपये का शेयर है, 20 रुपये में इश्यू किया, क्या है इसमें? बोनस का कंपोनेंट है। हाँ सर बोनस का कंपोनेंट है। अगर 30 की जगह आप 20 ले रहे हैं मतलब 10 रुपये कम ले रहे हैं, मतलब वो बोनस। क्लियर? और हम पहले ही चेक कर चुके हैं, बोनस की वजह से कोई भी अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस शेयर होल्डर के पास दो ये तो इसने क्या किया? शेयर होल्डर ने ये जो था वो समझता था और इसने क्या किया? सब्सक्राइब किया। क्लियर है? शेयर होल्डर के पास एक राइट और होता है। क्या होता है? शेयर होल्डर चाहे तो इसको क्या कर सकता है? रिनाउंस कर सकता है, मतलब किसी और को दे सकता है। जैसे मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और उस कंपनी ने कहा कि तुम राइट शेयर ले लो, मैंने कहा मेरे को नहीं लेने, मैंने वो राइट शेयर क्या कर दिए? जैसे आपको दे दिया, मैंने कहा 30 रुपये का शेयर है, 20 रुपये में खरीद सकते हो। तो उस केस के अंदर शेयर होल्डर अगर रिनाउंस करेगा तो वो कुछ पैसा लेगा क्या? जरूर लेगा। 30 रुपये का शेयर अगर 20 रुपये में लिया जा सकता है, 10 रुपये में लूंगा। समझ पा रहे बात? भाई उसको कहेंगे 30 रुपये का शेयर है, 20 रुपये तुम कंपनी को देना है, 10 रुपये मुझे दे दो, ये राइट शेयर जो है इसके हिसाब से तुम शेयर जो सब्सक्राइब कर लो। तो उस केस में भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर चाहे तो चेक कर लीजिए, जैसे एक शेयर था पहले 30 रुपये का था, अब वही शेयर कितने का हो जाएगा? उसकी वैल्यू आफ्टर राइट क्या हो जाएगी? 25 रुपये हो जाएगी। और उस केस के अंदर 5 रुपये उसे वैल्यू मिलेगी, किससे? जो खरीद रहा है उससे। सर 5 रुपये क्यों मिलेगी? मैं इसको अभी बताऊंगा आपको। ये वैल्यू ऑफ राइट जो है ये अभी देखेंगे, कम राइट और एक्स राइट जो है वो देखेंगे। और या फिर क्या कर सकता है शेयर होल्डर? शेयर होल्डर सॉरी, कुछ ना करें, कुछ ना करें, तो उस केस के अंदर जरूर उसे लॉस होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी
ये आपके लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कुछ ना करे तो लॉस क्यों होगा, क्योंकि जो शेयर पहले 30 रुपए का था वो कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 30 रुपए का वो कितने का हो जाएगा, 25 रुपए का। और इसने ना रिनाउंस किया ना सब्सक्राइब किया तो उसका शेयर ही 25 रुपए का हो जाएगा, तो उसको लॉस होगा। वैसे ऐसा कोई करेगा नहीं। सर यहाँ 5 रुपए क्यों कंसिडर किया वो भी बता दो। देखो हमने कहा कि 30 रुपए का शेयर है, 20 रुपए में खरीद लेना, ये राइट लेके जाओ। उसने कहा 30 रुपए का नहीं भाई साहब, ये राइट तो आ चुका है, राइट आते से ही खत्म होते से ये शेयर बचेगा 25 का। तो शेयर 25 का, 20 रुपए कंपनी को देने, तुमको देंगे हम 5 रुपए, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो वो कितना देगा, 5 रुपए। तो ये 25 और 5, 30 रुपए की 30 रुपए वैल्यू। तो देखिए वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर की, राइट को मिला के कितनी, सॉरी ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट, कि राइट इश्यू होने से पहले शेयर की वैल्यू कितनी, 30 रुपए। थ्योरेटिकल पोस्ट राइट मतलब कि राइट इश्यू के बाद की वैल्यू, जो कि कितनी आ रही, 25 रुपए। तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी होगी, 5 रुपए। समझ पा रहे बात, कि भाई इस राइट की वजह से 30 रुपए का शेयर जो है वो 25 रुपए के अंदर आ जाएगा, मतलब कि उसके बाद में कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, 25 रुपए हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 5 रुपए इसकी वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक। वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। क्लियर है। इसको अपन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपका इसके ऊपर फोकस चला जाए। हम्म, 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 ये हो गया आपका। क्लियर है भाई, समझ पा रहे बात। तो राइट या बोनस से शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली चीज जो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। वैल्यू ऑफ राइट जो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाली चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। ये अपन पूरा यहाँ तक का समझे। अब इसका प्रोविजन और इसकी अकाउंटिंग जो बहुत आसान सी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर टाइम लगेगा नहीं। देखो राइट शेयर इशू करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन फॉर राइट इश्यू, राइट इश्यू कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, द ऑफर सेल बी मेड, ऑफर जो वो कैसे किया जाएगा, पेंसिल डिस्चार्ज हो गए, मेड बी सेल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, लिमिटिंग द टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर विद इन विच द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड सेल डीम टू बी डिक्लाइन। कि आपको ऑफर देना है शेयर होल्डर को कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, और उसके अंदर वो ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं तो ना समझ लीजिएगा। समझ पा रहे हैं बात, क्लियर है। उसके बाद में अनलेस द आर्टिकल ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइडेड द ऑफर अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड ए राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न्ड और रिनाउंस देम। देखो वो कह रहा है कि अगर आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मेंबर खुद भी सब्सक्राइब कर सकता है, और चाहे तो वो क्या कर सकता है, उसको रिनाउंस भी कर सकता है। वो चाहे तो उसे क्या कर सकता है, रिनाउंस भी कर सकता है, मतलब किसी और को भी दे सकता है। आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली अगर रिनाउंस का मना कर दिया तो फिर रिनाउंस नहीं कर सकता। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइंग द नोटिस अफोरसेड or on the receipt of exam earlier intimation from the person to whom such notice is given that he is declined to accept the shares offered, the board of director may dispose of them in such manner as well। अगर वो कह रहे हैं कि टाइम के अंदर वो ना हाँ बोले ना बोले तो उस केस के अंदर फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना। एक्सेप्शन ऑफ, ये जो है एक्सेप्शन टू द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ये क्या है कि जब भी जाओ अगर शेयर इशू करना है पहले एग्जिस्टिंग के पास जाओ, लेकिन कई बार एग्जिस्टिंग को पूछे बिना भी आप जो है सीधा शेयर इशू कर सकते हो। वो क्या कंडीशन, सेक्शन 62 रिकॉग्नाइज 4 सिचुएशन अंडर विच द फर्दर शेयर आर टू बी इश्यूड बाय द कंपनी बट दे नीड नॉट टू ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर।
द शेयर कैन बी ऑफर्ड विदाउट बीइंग ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रोवाइडेड द कंपनी हैज पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रखा हो। और ये देखो ये शेयर सारे सारे क्या हैं, वो अल्टीमेटली मास जो है उनके पास नहीं जा रहा है। बहुत अलग अलग सिचुएशन है। एक तो अगर आप ईसॉप इश्यू कर रहे हो, ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो इश्यू कर रहे हो, मतलब अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो उस केस के अंदर पैसा, वहां पर पैसा नहीं, अल्टीमेटली एम्प्लॉय को रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। प्राइस डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार वैल्यू, अगर जो वैल्यूएशन करने वाला है वैल्यूअर है, उसने जो प्राइस डिसाइड की है, जो वैल्यू कैलकुलेट की है, उसके ऊपर इश्यू कर रहे हो, मतलब जो जिस वैल्यू पे इश्यू करना चाहिए उस वैल्यू पे इश्यू कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। 10 किलो सोना, 5 लोग, हर किसी के कितने हिस्सा है, 2-2 kg। अब एक आदमी के या उसको एक एक कागज का टुकड़ा दे रखा 5 का, तो एक कागज के टुकड़े की वैल्यू कितनी, 2 kg। अब कोई नया बंदा आ रहा है, वो 2 kg गोल्ड लेके आ रहा है और उसको एक कागज का टुकड़ा दिया जाएगा, तो उस केस के अंदर इन 5 कोई नुकसान होगा क्या, नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि टोटल सोना हो गया 12 किलो और कागज के टुकड़े हो गए 6। समझ पा रहे बात, तो उसको कोई लॉस होगा क्या, नहीं होगा। तो वैसा वैसा अगर वैल्यूएशन जो है वो सही से किया गया और उसके हिसाब से इशू कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोरोड मनी थ्रू डिबेंचर और लोन्स गिवन ऑप्शन, हमने पैसा लिया था उधर और उसके बदले में हमने दिया था डिबेंचर, और लोन के बदले में हमने क्या किया था, ये ऑप्शन दे रखा था। जैसे हम क्या करते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करते हैं, तो वहाँ हो सकता है। और गवर्नमेंट बोरोइंग, और गवर्नमेंट का पैसा लिया और गवर्नमेंट को आपने वापस नहीं दिया, तो गवर्नमेंट जो है वो सीधा डायरेक्ट कर सकती है कि भाई मेरा लोन जो है वो लोन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो वहाँ ऐसा किया जा सकता है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हम मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्लियर, ये सारी सिचुएशन है। अकाउंटिंग तो बहुत आसान है, नॉर्मल जो शेयर इशू करते हैं वैसा वैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एक्सेस पे। क्लियर, एक बार आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसके अंदर तकलीफ आती हो तो एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ। जैसे शेयर की मार्केट वैल्यू जो वो 30 है, तो उस केस के अंदर देखो पोस्ट राइट प्राइस जो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। देखो 10,000 शेयर है और एक शेयर अभी कितने का है, 30 रुपये का, तो टोटल इनके पास वैल्यू कितनी, 10,000 इंटू 30 कितना हो गया, 3 लाख। नए शेयर कितने इश्यू हो रहे हैं, 10,000, और वो ये कितना पैसा लेके आएंगे, 20, तो टोटल ये कितना पैसा हो गया, 2 लाख। लेकिन नंबर ऑफ शेयर अब कितने हो जाएंगे, पहले थे 10,000 और अब कितने हो गए, 10,000 और, तो ये राइट जब कंप्लीट होगा तो शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 25 रुपये। ये इस तरीके से मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते हैं। समझाने के लिए हमने बुक वैल्यू को कंसिडर किया। सर एक बार वापस रिवाइज कर लें क्या, देखो हमने इसमें क्या देखा, पहले तो बोनस शेयर देखा जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 63, जिसमें हमने पहले तो देखा इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, जो कि हमें पता चला कि अल्टीमेटली कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जो बढ़ जाएंगे। फिर हमने कहा कि उसकी कुछ कंडीशंस पड़ी कि कहाँ कहाँ से यूज किया जा सकता है, अगर फुल्ली पेड है CRR सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व, और अगर पार्टली पेड को फुल्ली पेड में तो सिर्फ फ्री रिजर्व, ये कंडीशन वगैरह पड़ी। और उसके बाद में हमने इसकी क्या पढ़ी, अकाउंटिंग पढ़ी। फिर हमने राइट शेयर पढ़ा सेक्शन 62, इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी। पहले वही इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स कंडीशन वेल्थ, तो हमने कहा कि वो भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बस अर्थ उसने ना रिनाउंस किया ना सब्सक्राइब किया, तो उस केस के अंदर जरूर पड़ सकता है। उसके बाद में हमने इससे रिलेटेड कुछ कंडीशन पड़ी कि राइट शेयर कब जो है कैसे किया जाता है, और जब भी नया इशू होगा तो पहले एग्जिस्टिंग के पास जाना है। 4 कंडीशन है जहाँ पर आप सीधा बाहर जा सकते हैं। ईसॉप हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लोन हो गया, और एक कौन सा था, ईसॉप, अरे यार भूल कैसे रहे, प्राइस डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन अथॉरिटी, अगर उनके हिसाब से डिसाइड किया गया। और फिर हमने इसकी अकाउंटिंग देखी। अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो अकाउंटिंग होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वैसा का वैसा हो। समझ पा रहे बात, देखिए 10 रुपये का शेयर है,
12 रुपये में इश्यू करोगे तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 12, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2। अब यही 12 की जगह 20 में इश्यू करते तो क्या करते, 20, 10 और 10, तो अल्टीमेटली कैपिटल जो अकाउंटिंग होगी वो तो वैसी की वैसी होगी। समझ पा रहे बात। और पोस्ट थियोरेटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू प्लस नए जो राइट शेयर इश्यू होंगे मल्टीप्लाई बाय उनको कितने पे इश्यू किए जा रहे हैं डिवाइडेड बाय अभी कितने शेयर हैं और आगे कितने शेयर होंगे वो। और वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट से पहले क्या वैल्यू है और राइट के बाद क्या वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस जो वैल्यू ऑफ राइट कहलाएगा। ये आपका बोनस और राइट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया या नहीं आया वो ज़रूर ज़रूर साझा करें हमारे साथ, और कमेंट बॉक्स खुला है उसके ऊपर कमेंट कीजिए। अगर समझ आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर पसंद आ रहे हैं लेक्चर तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर कीजिए। रिजल्ट का मत सोचिए, सिर्फ आप ये देखिए कि आपके पास जो समय है उसमें आप कितना बेहतर कर सकते हो। आप अपने पोटेंशियल पे खेलिए, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं। आप अपने पोटेंशियल पे ही, मेरी ताकत क्या है, मैं कितने नंबर ला सकता हूँ, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, वो कीजिए। बाकी क्या रहेगा रिजल्ट, कैसा रहेगा रिजल्ट, उस पर फोकस करने से कोई मतलब नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ उन्हीं बातों पर चिंता कीजिए जिसका आपके पास सॉल्यूशन हो, जिसमें आप कुछ कर सकते हो, उन्हीं के बारे में सोचिए। बिना फालतू अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने साथियों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।